हमारा अगला चैप्टर है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। इसको रोटेशनल मोशन भी कहते हैं। होपफुली आपने एनएलएम और सर्कुलर मोशन को अच्छी तरह से डाइजेस्ट किया है। तो इसके कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कोई भी कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ सकते हैं। तो हम पहले रोटेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे एनएलएम आप लोग पढ़े हैं। तो एनएलएम में आप नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऐसे लिखते हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये 4 केसेस दिए हुए हैं जहाँ पे ये 2 पॉइंट मास है और ये 2 आपके अलग अलग शेप के, लेकिन मास उनका सेम है, सेम एज अबव पॉइंट मास। तो ये जो समेशन ऑफ फोर्स वाली फॉर्मूला है न्यूटन की, वो आप इन चारों के लिए कैसे लगाएंगे? होपफुली यू मे पॉज एंड ट्राई टू राइट इट डाउन। तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि इस केस में होगा F इक्वल टू एम ए, इस केस में होगा F इक्वल टू एम ए, इस केस में होगा F इक्वल टू एम ए, इस केस में होगा F इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो देखो चारों केस में आपका यही फॉर्मूला आया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि द शेप ऑफ द बॉडी डजेंट मैटर है? तो ऑब्वियसली यू नो दैट it should not be the case, and that is why we will study here how the shape of the body will affect our laws or how will we apply our equation. तो ये जो F इक्वल टू एम ए है वो चाहे कोई भी शेप हो या पॉइंट मास हो, हमारा इक्वेशन तो लगेगा, है ना। लेकिन आप लोग जैसे इंट्यूटिवली देख सकते हो कि इस केस में यूजुअली तो ये जो सरफेस होती है वो रफ होता है, इसलिए ये F इक्वल टू एम ए जैसे ही फोर्स लगेगा बॉडी के पास एक ओमेगा आएगा। एंड नाउ यू नो फ्रॉम द सर्कुलर मोशन कि ओमेगा क्या है ना। यहाँ पे भी ये बॉडी फॉर अगर इफ द सर्कमस्टेंसेस अलाउ it may try to topple down like this, and in that case also we can say कि it has certain omega, you see। तो ओमेगा तो है, तो इसलिए हमको अब क्या करना पड़ेगा कि एनएलएम के F इक्वल टू एम ए का जो है उसको थोड़ा सोच के लगाना पड़ेगा। या ये नहीं है कि F इक्वल टू एम ए नहीं लगेगा, लगेगा तो सही, बट थोड़े और कॉन्सेप्ट के साथ लगेगा, है ना। तो पहला हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अभी, रोटेशन। तो रोटेशन में आप देखिए कि ये स्विंग है एक, है ना। ये स्विंग आपका मोशन कर रहा है ऐसे, ये ऐसे कह सकते हैं हम ऐसे। तो देखो ये पोजीशन 1 में था, फिर ये झूला पोजीशन 2 में आया। तो ये हिंज के अराउंड क्या हम कह सकते हैं कि ये रोटेट कर रहा है? तो सवाल यहाँ पे हम लोग ऐसे पुटअप कर सकते हैं कि देखो क्या हम कह सकते हैं इस मोशन को रोटेशन? तो ऑब्वियसली आंसर इज नो।
So therefore we will have to carefully see and understand टेक्निकली कि रोटेशन कैसे किसको डिफाइन किया गया है। तो देखो यहाँ पे आप लोग ये जो बॉडी है, ये जो झूला है यहाँ पे है ना, ये जो झूला है इसको हम रिजिड बॉडी अभी कहेंगे। और इस रिजिड बॉडी में हम दो पॉइंट ले लेते हैं, जैसे ये पॉइंट ए, पॉइंट बी। ठीक, तो पोजीशन 1 में देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी ऐसा है, पोजीशन 2 में पॉइंट ए पॉइंट बी ऐसा है। तो अब ये रोटेशन कर रहे हैं नहीं, कर रहे हैं कि नहीं, इसको कैसे पता चलेगा कि आप कोई भी, जैसे यहाँ पे एक एक्सिस ली है ओ प्राइम, अब कोई भी एक्सिस रैंडमली ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, ऊपर नीचे। एंड व्हेन यू जॉइन दिस लाइन जॉइनिंग ए बी 2 पॉइंट्स विद इन द रिजिड बॉडी, आप इसको अगर एक्सटेंड करें तो देखो कि ये जो एंगल थीटा 1 और थीटा 2 आया है पोजीशन 1 और 2 से, वो एंगल चेंज नहीं हो रहा है ना। तो अगर एंगल चेंज नहीं हो रहा है उसका मतलब है कि उसके पास हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोशन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि बिकॉज थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 एम्प्लॉयज नो एंगुलर मोशन। हाँ, अगर थीटा 1 और थीटा 2 अलग होते तो हम कह सकते थे कि ये एंगुलर मोशन है और इसीलिए ये रोटेशन भी है ना। तो ये रोटेशन नहीं है। तो ये कौन सा मोशन है? तो ऑब्वियसली ये ट्रांसलेशनल मोशन है। तो ट्रांसलेशन मोशन के हम लोग यहाँ केसेस देख लेते हैं। देखो ये एक छोटा ट्रायंगल है, यहाँ पे मैंने लिया है। इस ट्रायंगल को अगर मैं ऐसे 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 करके यहाँ ट्रांसलेट कर दूँ इस पोजीशन से, देखो यहाँ हम कहते हैं इसको पोजीशन 1, ये पोजीशन 1 था, ये पोजीशन 2 है और ये पोजीशन 3 है। पहले 1 और 2 को देखते हैं। तो इसको मैंने एक बार ऐसे ऐसे करके यहाँ लाया और एक बार सीधा ऐसे खींच के लाया, है ना। तो दो केस में ये जो पॉइंट है ए बी, यहाँ पे भी ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये पॉइंट का जो भी मोशन है वही ये पॉइंट का सिमिलर मोशन है। तो देखो यहाँ पे दो बात है कि जब ट्रांसलेशन होता है तो पाथ जो होता है ना सारे पॉइंट का, वो पैरेलल होता है। और जब पाथ पैरेलल होता है तब सारे पॉइंट जो है वो डिस्टेंस भी सेम कवर करते हैं। तो ये हो गया ट्रांसलेशनल। अगर मैं इस ट्रायंगल को इस पॉइंट के अराउंड हिंज कर दूं और इसको ऐसे उल्टा घुमा दूं इस डायरेक्शन में, तो शायद ये पॉइंट जो है वो घूम के यहाँ आएगा और ये पॉइंट जो है वो घूम के यहाँ आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये रोटेट करते करते आया है। हाँ, ये ऐसा कह सकते हो क्योंकि आप बीच की किसी भी पोजीशन में आप किसी भी ऐसे ओ प्राइम ले लो तो देखोगे कि थीटा 1 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2। ऑल्सो इन दिस केस थीटा 1 अगर ले हम यहाँ पे कोई भी एक्सिस ले तो देखो 180 डिग्री हो सकता है यहाँ पे। तो थीटा 1 0 था और 90 था, और आप किस रेफरेंस से एंगल ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट डेफिनेटली देर इज रोटेशन फ्रॉम पोजीशन 1 to 3। ओके, तो हम लोग इसको थोड़ा रिवाइज कर ले कि ट्रांसलेशनल मोशन को एसेंशियली ये लोग दो पॉइंट्स है कि एक तो पाथ पैरेलल होते हैं और जब पाथ पैरेलल होगा तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑल द पॉइंट्स इज सेम। और जब पैरेलल पाथ में पाथ स्ट्रेट हो तो हम कहते हैं रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। ओके,
और जब पाथ कर्वीलिनियर हो तो हम कहेंगे कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल। तो हम हमारा ये दो कॉन्सेप्ट है, रोटेशन और ट्रांसलेशन। जब रोटेशन है तब हम ओमेगा को कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने लेके एक दो पॉइंट और समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे रिजिड बॉडी का एक कॉन्सेप्ट है। तो व्हाट इज रिजिड बॉडी? तो यहाँ पे कहते हैं रिजिड बॉडी मतलब बॉडी का डिफॉर्मेशन टेंड्स टू जीरो। जीरो डिफॉर्मेशन हो तो वो रिजिड बॉडी। डिफॉर्मेशन कैसे आता है बॉडी में? तो यहाँ पे आप देखो कि ये एक बार है जिसके ऊपर आप अगर ऐसे खींचो इसको तो टेंशन लगेगा, अगर इसको आप ऐसे पुश करो तो कॉम्प्रेसिव फोर्स लगेगा, अगर यहाँ पे कोई लोड लगा दो यहाँ तो वो बेंड करेगा ये बार का ये एंड फिक्स है। अगर इसको आप ऐसे पैरेलल ऊपर से शेयर करो तो शेयर फोर्स लगेगा, अगर बार को ऐसे गोल घुमाओ तो उसको ट्विस्टिंग लगेगा, है ना। तो ये सारे फोर्सेस की वजह से बार में आता है डिफॉर्मेशन। और अगर डिफॉर्मेशन आया तो हमारे इक्वेशन नहीं लगेंगे, हम जो भी बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि ये जो भी डिफॉर्मेशन है प्रैक्टिकली वो बहुत ही छोटे होते हैं। ऐसा तो आइडियल रिजिड बॉडी तो होता नहीं है जिसका जीरो डिफॉर्मेशन हो, डिफॉर्मेशन तो होता ही है। तो हमें दिखता नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल केस के लिए अगर साइज कंपेयर टू साइज ऑफ द बॉडी अगर डिफॉर्मेशन कम है तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज जीरो डिफॉर्मेशन। ओके। एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, वो ये कि अगर डिफॉर्मेशन नहीं है तो उस केस में ये पॉइंट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये कि नहीं नो डिफॉर्मेशन है मतलब डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट्स ऑफ द रिजिड बॉडी इज फिक्स। जैसे यहाँ पे ए और बी दिखाया गया है, तो ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस इन एनी सर्कमस्टेंस विल नॉट चेंज। और हम इसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे इस नॉलेज का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं ओमेगा को ढूंढने के लिए। देखो यहाँ पे हम कैसे इसको देखो ये फिगर में आप ये एक रिजिड बॉडी है जिसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया गया है। तो पॉइंट ए की कुछ एक वेलोसिटी है, पॉइंट बी की कुछ एक वेलोसिटी है। अब हमें पता है जो भी वेलोसिटीज हो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये आपने पढ़ा हुआ है काइनेमेटिक्स में, तो ये ज़ीरो होना चाहिए, दैट इज द आउटकम ऑफ द फिक्स्ड डिस्टेंस। तो इस केस में हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन कहे तो इस केस में सेपरेशन होगा, क्योंकि देखो इस वेलोसिटी के बी के और ए के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो along the line joining this A and B and perpendicular to line joining। तो along वाला कंपोनेंट ये है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ये है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ अप्रोच को लेके हम यहाँ लिख सकते हैं ये जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच इज इक्वल टू जीरो बिकॉज डिस्टेंस इज फिक्स्ड, है ना। फिक्स्ड डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे तो दिस एम्प्लॉइज कि ये जो कंपोनेंट है वी ए कॉस थीटा
हैज़ टू बी इक्वल टू वी बी, यहाँ पे थीटा 1 लिया है, हैज़ टू बी इक्वल टू वी बी कॉस थीटा 2, इजंट इट? तो यही तो कंडीशन है, या नहीं तो डिस्टेंस बढ़ जाता या कम हो जाता, इसीलिए अगर ये दोनों कंपोनेंट सेम है तो डिस्टेंस सेम रहेगा। अब हमारा सर्कुलर मोशन का एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, वो ये है कि ओमेगा ए बी हम कैसे लिखते थे, है ना? ओमेगा ए बी हम लिखते थे वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज एल इन दिस केस, है ना? अब ये जो है ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, देखो ये है, तो वी ए साइन थीटा 1, है ना? और ये माइनस, अगर ये मैंने प्लस लिया है तो ये माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए मैं ये माइनस को प्लस लिखता हूँ, वी बी साइन थीटा 2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वेलोसिटी को एल है। ओके, अब आप देखेंगे कि आप अगर ओमेगा बी ए निकालने की कोशिश करो तो ये भी आपका आएगा ओमेगा ए बी है, ये बट ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखो ये जो ओमेगा ए बी का मतलब है कि बी को ए की वेलोसिटी कैसे लगती है, तो आप गौर से देखो तो ये ओमेगा है, मतलब बी को ए सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई देगा। सिमिलरली ए को बी भी सर्कुलर मोशन करता दिखाई देगा, एंड ये ऑब्वियस है क्योंकि पूरी बॉडी रोटेट कर रही है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि ये जो है वही ओमेगा ऑफ द बॉडी होना चाहिए। तो ये एक कॉन्सेप्ट में आप थोड़ा गौर करेंगे कि ये ओमेगा ऐसे निकाला जाता है सर्कुलर मोशन से, और वही ओमेगा बॉडी का भी ओमेगा हो जाता है। ठीक है, तो आप इस पे थोड़ा गौर करना, हम इस पे पॉइंट एक बार वापस देख लेते हैं कि सारे पॉइंट्स क्या है। देखिए यहाँ पे, तो विथ रिस्पेक्ट टू एनी पार्टिकल ऑफ द बॉडी द मोशन इज सर्कुलर, जैसे मैंने कहा कि ये जो ओमेगा, आप किसी भी पार्टिकल पे बैठ जाओ आप खुद भी, तो उस पार्टिकल को लगेगा कि दूसरा जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी ओमेगा ही है, और यही ओमेगा बॉडी का ओमेगा होता है ना? अब यहाँ पे ओमेगा ए बी इक्वल टू ओमेगा बी है, बट ये गलती नहीं है कि लीनियर वेलोसिटी इन दोनों की सेम नहीं होती, जैसे देखा आपने तो माइनस है कि नहीं? तो इसलिए दूसरा, रिजिड बॉडी के लिए ओमेगा 1 2 इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, जैसे काइनेमेटिक्स की फॉर्मूला आप यहाँ लगाने जाओगे तो वो नहीं लगेगी, यहाँ पे यही फॉर्मूला लगेगी जो सर्कुलर मोशन से हमने समझते आए हैं। ठीक, और अल्टीमेटली ओमेगा बॉडी जो होता है वो उसका मैग्नीट्यूड आएगा, या तो वी बी माइनस वी ए करो या तो वी ए माइनस वी बी करो, उसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, है ना? माइनस ओमेगा का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सेंस या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा क्लॉकवाइज होगा, यही कहने का मतलब है यहाँ पे।